अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आशिफ स्टडी स्टूडियो की तरफ से दोबारा हाजिर हूँ। आज हम इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल और लेकिन थोड़ा-सा बिगिनर से हम इसमें डिफ़िकल्टी लेवल पे जाएँगे और कुछ एमसीक्यूज़ को अपनी जजमेंट के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। चलिए आएँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के अंदर सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का जो ताल्लुक है अ, इलेक्ट्रो तो अलग अलग चीज़ है। इलेक्ट्रोस लफ़्ज़ आप कई जगह सुनेंगे, इसका ताल्लुक चार्जेस से होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रो का लफ़्ज़ आए, तो इसका मतलब है चार्जेस का ज़िक्र किया जा रहा है। चार्जेस हो सकते हैं वो पॉज़िटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का ज़िक्र किया जाता है। तो इसका मतलब होता है क्यू। अब वो क्यू पॉज़िटिव भी हो सकता है, वो क्यू आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। जो स्टैटिक है, ये बेसिकली पूरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। कि स्टैटिक पे रखते हुए, यानी स्टैटिक का अगर आपसे कहा जाए तो दूसरा सिनोनिम जो आपके पास है, वो है एट रेस्ट। रेस्ट पे चार्जेस की साइंस जो है ना आपके पास, वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चूँकि वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि हम आगे जाके स्टडी करेंगे थ्रू कूलम्ब्स लॉ के अंदर, तो ये पूरा टॉपिक बन जाता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन सिंपल या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और रेस्ट पे होते हुए वो जो मूवमेंट यानी कि जो मोशन इंट्रोड्यूस करवाएगी आपके पास या कुछ फोर्सेस आपके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएगी या फोर्सेस बॉडी पे इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। चलिए इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स है। अनलाइक अनलाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसके अंदर सिर्फ हम म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात करते हैं। लेकिन है इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस का इनवर्स होता है दोनों केसेस के अंदर, तो दोनों तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। लेकिन जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स से जो बेसिक डिफरेंस ये है कि उसका ताल्लुक अट्रैक्शन के साथ है और इसका ताल्लुक रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों के साथ है। रिपल्शन और अट्रैक्शन। अब चार्ज को रेस्ट पे रहते हुए अट्रैक्शन और रिपल्शन के कॉन्सेप्ट्स या अट्रैक्शन और रिपल्शन के फिजिकल फिनोमेना को डिस्कस करना वो इस चैप्टर की बेस है। तो सबसे पहले इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये चार्ज है और ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है इस तरफ को, तो ये चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। रादर के वो इस डायरेक्शन में मूव करे या वो इस डायरेक्शन में मूव करे, ये पॉसिबल नहीं होगा। जिस लाइन पे आपकी फोर्स लग रही है, जिस लाइन पे फोर्स लग रही है, चार्ज की मूवमेंट भी उसी लाइन के अलोंग होगी। ये नहीं होगा कि फोर्स अगर राइट साइड पे लग रही है और चार्ज आपका अपवर्ड राइट साइड पे जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है लगती है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है? अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपके पास है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आप पे डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास और ये भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तो लग रही है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अंदर, यानी कि जिस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ या जिस तरफ फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसी तरफ ही चार्ज जाएगा। अगर राइटवर्ड फोर्स है तो चार्ज भी राइटवर्ड जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, ये होती है रिपल्शन की फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक बात याद रखें, चार्ज के कुछ दरमियान से गुजरती है, चार्ज के दरमियान से गुजरती है। ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके दोनों के जो मैग्नीट्यूड है, इनके प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिनका इनका प्रोडक्ट ज्यादा उतनी फोर्स आपके पास ज्यादा है। अच्छा, ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स को आप ये समझ लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक ही चार्ज के, ना, हमेशा प्रोडक्ट मैटर करेगा। सिंगल चार्ज इसके अंदर मैटर नहीं करेगा, ना सिंगल चार्ज से आप इस फोर्स को समझ पाएंगे। हमेशा दो चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ इस फोर्स को स्टडी किया जाएगा। अब
दो चार्जेस को आप किसी डिस्टेंस के ऊपर रखकर भी एनालिसिस करेंगे। अब वो दो चार्जेस किसी ना किसी डिस्टेंस पे मौजूद होंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, जिस डिस्टेंस को डी कह दिया जाएगा। और एक बात आपने याद रखनी है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट्स है, यानी इस चार्ज का सेंटर और इस चार्ज का सेंटर, ये सेंटर से डिस्टेंस होगा। इसके इनवर्स, इसके स्क्वायर के इनवर्स पे डिपेंड करती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इकट्ठा करके बिल्कुल लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है कि अब जो आपके पास k है, इसको देखा जाए तो k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन। अब अगर आप तो फ्री स्पेस के अंदर हैं, यानी कि ऐसा स्पेस या ऐसी जगह जहाँ पे कोई एयर के अलावा, एयर नहीं, मतलब फ्री स्पेस जहाँ पे एयर ही नहीं है, ठीक है, जो कि वैक्यूम है, तो अगर तो वहां पे एयर एग्जिस्ट नहीं करती, इसके अलावा वो चार्जेस किसी मेटेलिक प्लेट्स में नहीं मौजूद होते, अगर तो कोई मीडियम नहीं है, तो आप वहां पे एक कांस्टेंट फैक्टर लगाते हो, जो कि कांस्टेंट फैक्टर इक्वल होता है 1/4 पाई डिवाइडेड बाय 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको बताता है कि चार्ज उस फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर कितना परमिट होता है, उस वैक्यूम के अंदर से कितना वो चार्ज अपनी फोर्स लगा सकता है, लगाने की उसकी जो सलाहियत है वो क्या है। दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं कि दो चार्जेस, ये देखें, अगर ये जो डिस्टेंस है वो इनके चार्जेस के सेंटर से है, आर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज q1 एंड द चार्ज q2, और आर ही डिस्टेंस अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रही है, तो वही बात आएगी कि इनके जो चार्ज का जो सेंटर है उससे होगा। अच्छा, दो अनलाइक चार्जेस आपस में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, इसके बरअक्स दो सेम चार्जेस हमेशा आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब बात इस मुद्दे पे आती है कि क्या अट्रैक्शन एक पॉजिटिव फोर्स है या फोर्स और रिपल्शन एक पॉजिटिव फोर्स है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जब लेते हो प्रोडक्ट, इन दोनों चार्जेस के अंदर जब हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उनका फाइनल आंसर क्या आया, पॉजिटिव आता है या आया नेगेटिव आता है, उसको हम देखते हैं। देखिए, जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमेशा हमेशा आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमेशा हमेशा आपके पास नेगेटिव आएगी, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगी। इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके पास होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर। यानी मिसाल के तौर पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसी तरह अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से मैथमेटिकली हमें एक बात पता लगी कि जब भी मैं दो सेम चार्जेस का प्रोडक्ट लूंगा, मेरे पास आंसर आएगा पॉजिटिव। जैसे कि दो नेगेटिव चार्जेस का जब मैंने प्रोडक्ट लिया, तो मेरे पास उस केस में भी आंसर आया जस्ट पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आई कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी हमारे पास, वो हमेशा होती है नेगेटिव, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो हमेशा हमारे पास होती है पॉजिटिव। अच्छा, ये इक्वेशन वैलिड है वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर, जिसके अंदर आपके पास, इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कोई मीडियम नहीं है। आपके पास ना तो एयर है, ना आपके पास मेटेलिक प्लेट्स हैं, ना आपके पास रबर बैंड है, ना आपके पास कोई इंसुलेटर है। कोई मीडियम नहीं है, चार्ज फ्रीली मूव करता है, तो चार्ज मूव नहीं करता है क्योंकि ये रेस्ट पे है, लेकिन चार्ज फ्रीली फोर्स आप एक दूसरे के ऊपर आप ये कहते हैं इम्प्लीमेंट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस, वो जैसी भी उनकी फोर्स क्रिएट होती है, मतलब कोई दरम्यान में कोई ऐसी रुकावट नहीं है। तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखें कि जो ये जो फोर्स का जो हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इस वेक्टर फॉर्म की बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, फोर्स exerted by the
0.2 चार्ज ऑन द 0.1 चार्ज, यानी कि ये फोर्स 112 का मतलब होता है कि चार्ज 2 की वजह से चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रही है वो होती है F12। जैसे कि ये चार्ज 2 है, ये भी चार्ज 2 है, वो जो फोर्स 1 पे लगा रहा है, तो वो फोर्स आपके पास कलेक्टिवली फोर्स ऑन द बाय द चार्ज 2 ऑन द चार्ज 1। वो अलग बात है, जो चार्ज फोर्स को लगाता है उस चार्ज को आप लिखते हो बाद में, और जिसके ऊपर लगती है वो पहले लिखा जाता है। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट आप इसकी डायरेक्शन जो वेक्टर है वो भी उस पे भी लगाओगे, यूनिट वेक्टर, कि चार्ज 2 था और जिस चार्ज पे वो फोर्स लगा रहा है वो उसके साथ लिखा जाएगा, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म, तो इसको ही समझना है। इसी तरह जब चार्ज 1 ने चार्ज 2 पे फोर्स लगाई, तो F21 लिखा गया कि चार्ज 1 ने जिस चार्ज पे फोर्स लगाई है वो आपके पास चार्ज क्या है, वो है चार्ज 2। तो वेक्टर फॉर्म ये हुई। अच्छा, अब चार्जेस जरूरी नहीं है दो हो, आपके पास चार्जेस 3 भी हो सकते हैं। तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी फोर्स ज्यादा लग रही है। मिसाल के तौर पे अगर Q2 आपके पास 4 है कूलम, और Q1 आपके पास, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव केस है तो नेगेटिव 2 है, यहाँ से हरगिज ये नहीं कहा जा सकता कि 4 कूलम चार्ज हमें ज्यादा फोर्स लगा रहा है Q1 पे, ना तो Q1 Q2 पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ये जो इक्वेशन, ये जो फॉर्म है, ये बताती है कि जो ये फोर्स है ये बेसिकली म्यूचुअली प्रोडक्ट है दो चार्जेस का। अब जब म्यूचुअली प्रोडक्ट है दो चार्जेस का, तो प्रोडक्ट के अंदर दोनों चार्जेस का मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ तो दोनों चार्जेस की जब मल्टीप्लिकेशन में जब ले रहा हूँ तो वहां से एक बात समझ आई कि मैं सिंगल चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। और जब मैं सिंगल चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं हूँ तो मैं हरगिज नहीं कह सकता कि 4 कूलम हमेशा ज्यादा फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे कूलम्स लॉ के अंदर बस एक बात याद रखनी है कि चार्ज चाहे एक 10 कूलम और अगला चार्ज 1 कूलम क्यों ना हो, 10 कूलम भी सेम फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्शन की है चाहे रिपल्शन की है, और 1 कूलम भी सेम फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्शन की है चाहे रिपल्शन की है। तो ये पॉइंट था कि जो वेक्टर फॉर्म है, पहले बात वेक्टर फॉर्म सिंबॉलिकली हमें क्या समझाती है कि जो सा चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखो और जिस पे लग रही है उसको पहले लिखो। दूसरा, ये वेक्टर फॉर्म हमें ये बताती है कि एक चार्ज भला ही 10 कूलम का क्यों ना हो और अगला चार्ज भला ही 1 कूलम का क्यों ना हो, 10 कूलम और 1 कूलम एक ही मैग्नीट्यूड, एक ही मयार की फोर्स आपस में एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि ये सिंगल फोर्स नहीं है, इट इज अ म्यूचुअल फोर्स, ये फोर्स मिलके लगा रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि जो वो वैल्यू थी, जो हमने जो के है, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट हमारे पास, जब हमने उसको वैल्यूएट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 10 इंटू 10⁻²⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये तो डिराइव्ड यूनिट है, कूलम भी डिराइव्ड यूनिट है, न्यूटन भी डिराइव्ड यूनिट है। तो न्यूटन को मैं इसके बेस यूनिट्स में तोड़ सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम को भी एम्पेयर इनटू सेकंड में मैं इसको तोड़ सकता हूँ। जब मैंने तोड़ा तो इसके बेस यूनिट्स में क्या इसकी वैल्यू आएगी, 9 इंटू 10⁻²⁹ किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर का स्क्वायर। अच्छा, जो के की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम पर। वो हम आगे आके डिस्कस करेंगे कि मीडियम पर इसका क्या इफेक्ट है, आया मीडियम से इसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती, वो हम उसको इसीलिए देखेंगे। और सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हमने चार्ज और आर को मेजर किया, मिसाल के तौर पर अगर मैं कूलम की जगह कोई और यूनिट इस्तेमाल कर लेता, या आर जो हमारे पास मौजूद है रेडियस, मैं मीटर में कहता, मैं सेंटीमीटर में कह देता, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आती है कि यूनिट्स जो बेस यूनिट्स है वो चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि क्यू की वैल्यू डिपेंड करती है अपने चार्ज और आर को किन यूनिट्स में मेजर किया है, अगर यूनिट्स चेंज वैल्यू चेंज। अच्छा, अगर अब मीडियम आ जाए तो हमारे पास एक रिलेटिविटी कांस्टेंट आया।
अब मीडियम के आने से क्या होता है कि जो न्यू फोर्स क्रिएट होती है, और इसकी वजह से एक तो रीजनल फोर्स थी आपके पास, एक फोर्स थी कि मीडियम के आने से आपको एक फोर्स, ठीक है। अब उसको देखते हैं कि आया जो न्यू फोर्स है वो ज्यादा है या जो ओरिजिनल फोर्स थी हमारे पास वो ज्यादा है। देखिए, जब मैंने मीडियम को डाल दिया हमारे पास, अच्छा ये है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वो इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, असल में ये जो स्लाइड है ना इस स्क्वायर का ताल्लुक प्रेजेंस ऑफ मीडियम के साथ है। वो नीचे एप्सिलॉन नॉट की हमेशा मैंने अलग वैल्यू वैसी वैल्यू लिखी थी। अच्छा, जो एप्सिलॉन नॉट है ये बताता है कि किसी खास जगह पे फ्री स्पेस के अंदर चार्जेस फोर्स को कितना परमिट कर सकते हैं या चार्ज कितना परमिट हो सकता है। दोनों केसेस में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने मीडियम इंट्रोड्यूस कराया, मैंने लेट्स सपोज रबर बैंड इंट्रोड्यूस करवा दिया, मैंने कोई इंसुलेटर इंट्रोड्यूस करवा दिया चार्जेस के दरमियान, या मैंने वहां पे एयर को इंट्रोड्यूस करवा दिया क्योंकि पहले वैक्यूम था। जब मैंने वहां पे इन दोनों में से किसी भी मीडियम को इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो वहां पे एक हमारे पास अलग कांस्टेंट का इजाफा हुआ, और वो कांस्टेंट था हमारा ई नॉट इंटू ई आर। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे अब एक नया कांस्टेंट आ चुका है। वो कांस्टेंट बताएगा कि रिलेटिवली जो हमारे पास वैक्यूम में मीडियम था उसमें फोर्स क्या थी, और जो हमारे पास न्यू मीडियम बना वहां फोर्स की वैल्यू क्या। तो अगर मैं कहता हूं कि ये फोर्स जो हमारे पास आती है, अगर मैं कहता हूं कि ये हिस्सा, ये तो वही है जो हमारा वैक्यूम है, तो इसको हम एफ वैक्यूम लिख सकते हैं। और वैक्यूम के अंदर जब मैंने न्यू मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया, तो जब किसी चीज को आप डिवाइड करते हो किसी कांस्टेंट नंबर पे, इसका मतलब है उस चीज के आप कम करना चाह रहे हो, तकसीम करना चाह रहे हो। तो रिलेटिव जो आपने जो मीडियम डाला है उसके आने से जो आपकी जो ओरिजिनल फोर्स थी वो कम हुई है, और आपकी जो मीडियम की फोर्स थी, मीडियम डालने की वजह से जो फोर्स आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब जो नई फोर्स क्रिएट हो चुकी है वो ज्यादा होगी है बाय फैक्टर ई आर, ठीक है। यानी कि आप इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो मीडियम की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगी, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम की वजह से जो क्रिएट हो गई है या न्यू फोर्स क्रिएट हो गई है, वो ज्यादा फोर्स होगी क्योंकि ई आर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे वैक्यूम से, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हो जब आप फोर्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ वैक्यूम करते हैं, तो इनको रेशियो जो उनकी होती है वो होती है या तो 1 होती है या ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका है। चार्ज दो तरीकों से इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो आप कंडक्शन करवा दें। कंडक्शन में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फ्लो की वजह से वहां पे हम चार्ज को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जैसे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, और 10th क्लास में हमने गोल्डी फ्लेक्ट्रोस्कोप पढ़ा हो। इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली एक जनरल टर्म है जो बताती है कि चार्ज को किसी भी बॉडी पे इंड्यूस कैसे करना है। मिसाल के तौर पे कहते हैं इसके अंदर कि जब भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब आएगी तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अकर होगा। मिसाल के तौर पे ये बॉल था, इसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे, और एक न्यूट्रल बॉल आया जिसके ऊपर कोई चार्जेस प्रोड्यूस नहीं था, कोई चार्ज मौजूद नहीं था, बॉल ओवरऑल न्यूट्रल थी, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर चार्जेस को इंट्रोड्यूस कर देंगे। यानी एक साइड वो चार्ज की वो वाला चार्ज इख्तियार करेगी जो कि ऑपोजिट होगा चार्ज बॉडी के चार्ज से, मतलब एक साइड नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करेगी इस केस के अंदर। अच्छा, जब इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आना शुरू हो जाएगा, तो इसकी वजह से इनके आपस में भी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मजीद कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है
जब उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया तो मैंने एक पॉइंट सीखा कि मेरे पास जो वैक्यूम में वैल्यू थी वो तो बहुत कम हो रही है, और जो मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आई वो ज्यादा हो रही है। अब वो ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि वैक्यूम के साथ मैंने मेरा एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया मैथमेटिकली, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है। अच्छा, अब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में आपके पास अगर तो वैक्यूम था तो 1 था, और अगर आपके पास एयर आया 1.006 का इज़ाफ़ा होगा, और ये इन्फिनिटी होता है जब मेटल हो। अच्छा, जब ये मेटल्स के केस में जब ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये आपस में डिवीजन की फॉर्म में है, और जब ये इस तरह की फॉर्म एग्ज़िस्ट करेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो मेटल्स के केस में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होती है ना, मेटल के केस में अगर आप डिस्कस की जाए, तो वो आपके पास 0 होती है। उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होती। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ऑफ के जो हमारे पास कुछ ग्राफ्स को देख लेते हैं। अगर तो ग्राफ हो फोर्स और इनवर्स ऑफ रेडियस स्क्वायर, तो ग्राफ आपको मिलता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर आप कहते हो मेरे पास इन मैं इसको इन्वर्स नहीं करता और सिंपल आर रख देता हूँ, तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है? और अगर आप इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो आपका ग्राफ स्टीप होना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये फ़र्क है फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन विद डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर के साथ, और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन विद डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स के स्क्वायर के साथ। और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर स्क्वायर के इनवर्स कर लिया जाए जैसे यहाँ पे है, तो फोर्स का उसके साथ स्ट्रेट लाइन का रिलेशन आ जाए। पहला एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए, पहला एमसीक्यूज के अंदर अभी हम पीछे केस डिस्कस करके आ रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है। देखो, मैं एक बॉडी लाया हूँ, नॉन कंडक्टिंग शीट, मैंने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इसका मतलब है कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट थी, और बाद में मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर किसी तरह इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब वो पूरी लेयर इंट्रोड्यूस हो गई उस शीट के अंदर, ठीक है? अब मेरे पास दो स्मॉल मेटल प्लेट्स ए हैं, और मेरे पास दो स्मॉल एक ए और एक बी, ठीक है? और मैं उसको उनके करीब ले आया। हमने अभी पढ़ा था कि जब आप चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ले आते हो, तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडीज हैं उनके ऊपर भी चार्ज आना शुरू हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर तो ये एस पॉजिटिव चार्ज को दिया गया है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, अब ये चार्ज है और ये अनचार्ज है। अच्छा, अब इधर एक पॉजिटिव चार्ज है एक साइड पे, तो इसकी सामने वाली साइड पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखिए, ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है? और ऑपोजिट चार्ज का मतलब है कि आपस में इनके अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब क्या होगा जब इन पर चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे? चूंकि नेचर ऑफ द चार्जेस बिटवीन द लेयर्स ऑपोजिट है, जैसे कि एस, और जिस लेयर के पास ये इसने चार्ज इंट्रोड्यूस किए हैं वो लेयर है नेगेटिव, तो ये क्या होंगे? एस ए आपस में क्या होंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान भी ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब हुआ एस ए को अट्रैक्ट कर रहा है, ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। देखिए, एस ए को अट्रैक्ट कर रहा है, ये हमारे पास बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एस का पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो एस बी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी हमारे पास सही ऑप्शन है। तो वो कहता है लास्ट ऑप्शन में कहता है बी रिपेल्स ए। नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ ए एंड बी हैविंग द चार्जेस विद ऑपोजिट साइंस। क्योंकि ए और बी के दरमियान ऑपोजिट साइंस एग्जिस्ट करते हैं, तो ए और बी आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो चौथी ऑप्शन आपके पास फॉल्स। दूसरा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। कहते हैं फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, टू चार्ज अपीयर, एक था Q1 आपके पास 2 कूलम है, और एक Q2 आपके पास है 1। वो कहता है 64 है। अब वो कहता है इन चार्जेस को मैं आपस में लाया, यानी कि पहले स्फीयर, चार स्फीयर इस तरह थे,
और बाद में उन 4 स्फीयर्स को एक कॉन्टैक्ट में ले आया गया। अच्छा, जब 4 स्फीयर्स को कॉन्टैक्ट में लाते हो, तो इस पूरी एक न्यू बॉडी बन जाती है और इस बॉडी का चार्ज आपस में क्या हो जाता है, बॉडी का चार्ज एक ही रहता है। या तो ये तो चार्ज या तो पॉजिटिव रह जाएगा, या ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। कुछ मैथमेटिकली भी इसको अभी देखेंगे, इंशाल्लाह मजीद हमारा कॉन्सेप्ट भी आपस में क्लियर हो जाएगा। देखें, मैं इस पे अभी, मेरे पास एक चीज नहीं है, मेरे पास देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मौजूद हो जाएगा इनकी वजह से, मेरे पास उनके दरमियान वाली फोर्स भी मौजूद हो जाएगी, लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी है जो कि आर स्क्वायर है। देखो, मैं इसको फॉर्मूला के अंदर डालता हूँ और फॉर्मूला के अंदर डालने के बाद मेरे पास के भी आता है। अब चूंकि मैंने सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, तो मेरे पास ये 2 आ जाएगा। मेरे पास आर को क्या, मैं अगर ये आर को मुझे फाइंड करना है, तो मैं आर को क्या करता हूँ, मैं आर को इधर ले आता हूँ। जब इधर आ गया तो मेरे पास एक कंडीशन तैयार होगी कि मेरे पास जो अननोन है वो सिर्फ है मेरे पास आर स्क्वायर। अच्छा, वो कहता है कि बॉट इन कांटेक्ट किया। देखो, जब बॉट इन कांटेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक मैथमेटिकल वे है। क्योंकि मैंने बताया कि जब आप उसको कांटेक्ट में लाते हो तो पूरी बॉडी का चार्ज सेम हो जाता है। अब आप क्या करते हो, नेट चार्ज को कैलकुलेट करते हो। देखो, नेट चार्ज कैलकुलेट होता है, नेट चार्ज होता है, नेट जहां पे भी है आपने सम करना होता है। देखो, एक चार्ज आपके पास 2 है और एक चार्ज आपके पास नेगेटिव है, तो मेरे पास क्या रहता है, चार्ज 1 कूलम। इसका मतलब है हुआ कि जब मैं स्फीयर्स को कांटेक्ट पे लाया आपस में एक दूसरे के साथ, तो बॉडी का जो ओवरऑल चार्ज था ना, ओवरऑल चार्ज वो मेरे पास था 1 कूलम। अच्छा, जब बॉडी का ओवरऑल चार्ज 1 कूलम है, तो फिर एक बॉडी पे इसका 1 कूलम का हाफ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा और हाफ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाफ कूलम इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाफ कूलम इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब सम करोगे तो एक टोटल एक कूलम आ जाएगा। अच्छा, अब एक बॉडी पे हाफ कूलम है, तो मतलब 0.5 कूलम है, तो मैं उसके हिसाब से न्यू फोर्स को कंप्यूट करूंगा। पुरानी कंडीशन ने मुझे एक वैल्यू दी है, वो है आर स्क्वायर की है, डिस्टेंस चूंकि सेम रहेगा, मैं आर स्क्वायर को डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। मुझे दोनों के दरमियान, दोनों बॉडीज के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मिल चुका है। क्योंकि क्यू स्क्वायर होता है तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व वगैरह करूंगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको जब आप आपस में सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर 8 आ जाएगा। तो ये वो केस है कि इसमें आपको कंडीशन दी होगी, उसमें आपके पास दो चीजें अननोन होंगी, एक चीज होगी अननोन। दोबारा एक कंडीशन दी होगी, उसमें बॉट इन कॉन्टैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, और जब मैं चार्ज को बॉट इन कॉन्टैक्ट करूंगा तो पूरी बॉडी के ऊपर एक ही चार्ज आएगा। फिर एक स्फीयर का चार्ज आप चेक कर लोगे, अगर आपके पास दो बॉडीज हैं तो उस टोटल चार्ज को आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे। जैसे मैंने 1 डिवाइड बाय 2 जो, जब आप चार्ज टोटल चार्ज को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो एक बॉडी का चार्ज निकल आएगा और अगली बॉडी को बजाय चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि दो चार्जेस को सेपरेट किया डिस्टेंस r से और उनके दरमियान मीडियम को डाल दिया गया है। अगर चार्ज q1 एक्सर्ट्स अ फोर्स f कर रहा है q2 पे, तो q2 क्या कौन सी फोर्स एक्सर्ट करेगा q1 पे। देखो, हमने पीछे कंडीशन पढ़ी है कि जब फोर्स 1 2 जो कि सेकंड चार्ज 1 पे लगा रहा है और उसका यूनिट वेक्टर वो इक्वल होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्ट बाय द चार्ज 1 ऑन द चार्ज 2, और साथ उसका यूनिट वेक्टर। देखो, जितनी फोर्स 2 1 पे लगा रहा है, यहाँ से अगर आप एनालिसिस करो, तो जितनी फोर्स 2 1 पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स 1 2 पे लगा रहा है। अब यहाँ पे आप मीडियम डालें या ना डालें, डाइलेक्ट्रिक डालें या ना डालें, स्पेस के अंदर स्टडी करें या ना करें, एयर के अंदर स्टडी करें या ना करें, करें भी ना भी करें, तब भी जो Q1 है वो Q2 पे एक ही फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे एक ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम ही म्यूचुअल फोर्स का है। इट इज नॉट अ सिंगल फोर्स, इट इज ऑलवेज द म्यूचुअल फोर्स। तो Q1 जितनी फोर्स लगाएगा Q2 पे, यानी कि F लगा रहा है, तो Q2 भी सेम ही अमाउंट की फोर्स लगाएगा Q1 पे। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि उन्होंने परमिटिविटी डाल दी है, उसने कि नया एप्सिलॉन नोड ले आया है, या आपके पास ये चार्ज की फलां वैल्यू हो गई है, नहीं।
जितना चार्ज Q21 पे लगाएगा फोर्स, उतना ही Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। क्योंकि ये हमने सीखा है कि ये वो जो फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, मिला के फोर्स है और प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, सिंगल चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, अब वो कहता है कि एक चार्ज है, उसको डिवाइड करते हैं हम Q1 और Q2 दो पार्ट्स के अंदर, व्हिच आर एट सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी इसको आप कह लो D कह लो या R कह लो, ठीक है? अच्छा, वो आपने बताना है कि फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम व्हेन। देखो, फोर्स का मैक्सिमम होने का जो मैथमेटिकली जो मतलब होता है वो फोर्स का पॉजिटिव होना है। तो ये बात तो आपने याद रखना है। अगर तो कहे ना फोर्स मिनिमम हो, फिर इसका मतलब होता है कि फोर्स नेगेटिव हो। तो पहले हमने सीखा कि किस केस में फोर्स पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास रिपल्शन की केस है। इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन के दो केसेस बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो इनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अब आया 1-2 के रेशियो के साथ होगा या 1-1 के रेशियो के साथ। देखो, अगर आपने किसी पॉइंट को, किसी फंक्शन को या किसी चीज़ को मैक्सिमम चेक करना है, तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो उससे जो हमें कोई रिजल्ट मिलता है, वो या रिजल्ट मिलता है या इससे हमें कोई पॉइंट मिलता है, वो शो करता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन आपका मैक्सिमम पीक अटेन कर चुका है, अगर मैथमेटिक्स में देखो। यानी कि ये वो कोई पॉइंट निकलेगा, ये उस पॉइंट को शो करेगा, ये इक्वेशन या ये कंडीशन उस पॉइंट को शो करेगी जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन ने ग्राफ के अंदर हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट पीक को अटेन किया है। तो मैथमेटिकली इसका ये मतलब हो गया। जहां पे मैक्सिमम का मतलब आए, वहां पे आपने कहना है कि वहां पे आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेने के बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। देखो, अगर एक चार्ज आपके पास Q है, ठीक है, उससे आप दो चार्जेस बना रहे हो, एक Q1 है और एक चार्ज Q2 है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो क्या बनता है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और अगर यहां से मैं Q1 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो Q1 इज इक्वल टू Q माइनस Q2, ठीक है? तो इसे एक पॉइंट हमें ये समझ, देखो, अगर एक चार्ज आपके पास Q है और अगले चार्ज को आपने देखना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो टोटल चार्ज में से उसको माइनस कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिराइव हो जाता है या यहाँ पे बनता है। अब क्या करना है कि हमने क्या करना है कि उनका आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इक्वेशन को तैयार करना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। एक चार्ज अगर आपके पास Q है, अगला आपके पास क्या होगा, Q माइनस Q, ठीक है? डिवाइड करेंगे हम उसको R स्क्वायर के साथ। अच्छा, जब हमें कहा जाएगा कि इसके मैक्सी किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, तो मैं इस पूरे फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव लूंगा। जब मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा तो हम क्या लेंगे, ये फोर्स को डेरिवेटिव करेंगे या इसमें डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q। क्योंकि Q एक ऐसी चीज है जो वेरी कर रही है। Q1 की कोई और वैल्यू आएगी, डिवाइड करने के बाद Q2 की कोई और वैल्यू आएगी, ठीक है? अच्छा, आप क्या करते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मैथमेटिकल ट्रिक से समझाऊंगा। हमने क्या किया, चार्ज को डेरिवेटिव लिया और इक्वल टू 0 पुट किया, मैंने उसकी एक्सप्रेशन दी। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, हम उसके साथ कांस्टेंट्स को डील नहीं करते, और जब हम कांस्टेंट्स को डील नहीं करते तो क्या कहते हैं, मैं कांस्टेंट्स को हम बाहर ले सकते हैं। जब कांस्टेंट्स को बाहर ले जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल टू आप 0 कह सकते हो सिंप्लीफिकेशन के अंदर। अब इस चार्ज को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और इस चार्ज को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा। ये चार्ज का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज dq ओवर dq आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास हो जाता है 1, ठीक है? dq ओवर dq आपके पास क्या रहता है, 1। अच्छा, एक तरफ तो आपके पास ये था, दूसरी तरफ आपके पास क्या था, आपके पास था, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं q को, ये इक्वेशन बनती थी।
ठीक है, एक तरफ तो डी क्यू डी क्यू वन आ गया, आपके पास रह गया सिर्फ क्यू। ठीक है, और जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो टू आ गया, टू पावर थी, पावर हो गई यहाँ पे, पावर में से एक लेस इधर आ गई पावर वन। जब मैं इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू को निकाल सकता हूँ, क्यू ओवर डिवाइडेड बाय टू। अच्छा, जब एक चार्ज दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो अगर एक चार्ज इतना होगा तो अगला चार्ज भी इतना ही होगा, क्यू टू भी आपके पास कैपिटल क्यू ओवर टू होगा। अच्छा, यहां से एक और बात समझ आई कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम लिखना है। जब इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों चार्जेस जो हमारे पास हैं, अच्छा हम नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। देखो कहता है चार्ज क्यू, एक चार्ज है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, Q1 और Q2, और वो किसी फिक्स डिस्टेंस पे मौजूद है। यानी कि फिक्स डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा d। अच्छा, वो कहता है कि फोर्स कब मैक्सिमम होगी, और जब मैक्सिमम हो तो उनके दरमियान जो चार्जेस है उनकी रेशियो क्या होगी। देखो फोर्स मैक्सिमम का जो ताल्लुक है आपके पास वो है, हमने देखा था कि फोर्स मैक्सिमम जो होता है ना मैथमेटिक्स में, किसी चीज को मैक्सिमम कहना, उसका मतलब होता है वो चीज होना पॉजिटिव। और फोर्स फोर्स हमारे पास पॉजिटिव थी इन केस ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन के केस में फोर्स हमारे पास पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब हुआ कि अट्रैक्शन में हमारे पास फोर्स थी नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते, हमारे पास अट्रैक्शन वाली जो ऑप्शन है वो वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, वो खत्म हो गई। अब रिपल्शन के अंदर ये बात तो कंफर्म है कि फोर्स है रिपल्शन की, क्योंकि फोर्स है पॉजिटिव। अब Q1 और Q2 की रेशियो क्या होगी, ये क्वेश्चन। देखिए, मैथमेटिक्स में जब आप किसी चीज को आप मैक्सिमम कहते हो तो उसका मतलब होता है किसी भी फंक्शन को या किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेटिव लो और इक्वल टू जीरो पुट कर दो। अगर एक चार्ज Q है, आपने दो स्फीयर्स को कांटेक्ट में लगा दिया और दोनों स्फीयर्स के ऊपर एक ही चार्ज आ, इसका मतलब दोनों स्फीयर्स के चार्जेस से मिलकर एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि दोनों चार्जेस का सम हमारे पास नेट चार्ज था। अच्छा, अगर एक चार्ज आपके पास Q हुआ, टोटल चार्ज को मैं डिवाइड के Q हुआ, तो अगला चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज माइनस Q। तो इन दो पार्ट्स में आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो फोर्स होती है वो फोर्स होती है K मल्टीप्लाई बाय Q, और सेकंड चार्ज क्या था, टोटल में से चार्ज को माइनस कर दो, सेकंड चार्ज आ जाएगा कैपिटल Q माइनस Q। हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q, क्योंकि K और R आपके पास कांस्टेंट है। डेरिवेटिव लेते हुए कांस्टेंट्स वैसे ही आपके पास बाहर चले जाते हैं, अगर इक्वल टू जीरो है तो कांस्टेंट्स वहीं पे ही खत्म हो जाएंगे। इसको मजीद सॉल्व करते हुए देखते हैं। देखो अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है, Q कैपिटल Q माइनस Q। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो Q मल्टीप्लाई आ जाएगा कैपिटल Q माइनस Q का स्क्वायर। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव लेते हुए डेरिवेटिव ऑफ Q डिवाइडेड बाय डी क्यू आपके पास क्या हो जाता है, वन। और जब आपके पास वन हो गया तो इसका मतलब हुआ, अगर आपके पास ये वन हो गया तो इसका मतलब हुआ, इससे एक बात मुझे समझ आई कि इस टर्म का जो डेरिवेटिव था वो था कैपिटल Q, माइनस वैसे ही रहेगा। और जब आप पावर का डेरिवेटिव लोगे तो पावर प्रोडक्ट सामने आती है, प्रोडक्ट में आ जाती है, और पावर में से क्या हो जाता है, एक लेस, बाकी इक्वल टू जीरो। अब आप इसको सॉल्व कर लो और Q की वैल्यू निकाल लो। अब चार्ज क्या हुआ था, आपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगर एक चार्ज Q है जो कि कैपिटल Q ओवर टू से हुआ है, तो एक चार्ज Q था। दूसरे चार्ज को मैंने कहा कि जब दूसरे हिस्से में डिवाइड कर दोगे तो एक चार्ज आपके पास Q हो जाता है, दूसरा चार्ज आपके पास क्या आ जाता है, कैपिटल Q माइनस Q। अब इस Q को हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो कैपिटल Q माइनस Q इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस Q माइनस टू।
तो ये क्या आ गया आपके पास, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स मैक्सिमम थी, तो इसका मतलब है रिपल्शन है। और जब रिपल्शन हुई तो दोनों का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला मैथमेटिकली, वो दोनों चार्जेस का मतलब सेम होना जरूरी है। इसे एक बात समझ आए कि फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब आपकी जो चार्जेस होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम होने का मतलब है फोर्स वुड बी पॉजिटिव। दूसरी ये चीज है कि मैक्सिमम होने की निशानी ये है कि दोनों चार्जेस की रेशियो भी सेम होंगी। तो इतना बड़ा मैथमेटिकल इसको सॉल्व करने का कोई तुक नहीं है। आप सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्व करना मेरा मकसद था, मैं आपके पास पूरा इल्म पहुंचा दूं। वैसे अगर आप टेक्निकली देखें तो फोर्स तब मैक्सिमम होगी जब दोनों चार्जेस की रेशियो आपके पास सेम होगी। अब चार्ज की फोर्सेस जैसे मर्जी दे दी जाए, जैसे मर्जी आपको सवाल दे दिया जाए, जैसे मर्जी आपके पास कंडीशन दे दी जाए, आपने बस एक चीज को देखना है कि चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम आनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम है तो रिपल्शन की फोर्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिपल्शन और रेशियो 1/1। लास्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, और 3 चार्जेस को आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, ए और बी के चार्जेस ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अब ए पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ को होगी, ठीक है। ए ए और सी के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और जब चूंकि रिपल्शन होती है तो डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो आपकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ को होगी, यानी कि टोटल अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरफ की डायरेक्शन आपके पास बनेगी। और चूंकि आपस में अट्रैक्शन है तो ये कुछ इस टाइप की आपके पास डायरेक्शंस बनेगी, ठीक है। इसको वेक्टोरिकली देखते हैं। देखो, जो हमारे पास ए पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो इस ड्यू टू बी लग रही है, तो मैंने ओवरऑल को लिख दिया फोर्स बी। वो हमने पढ़ा था ना कि चार्ज अगर टू हो, टू अगर फोर्स लगा रहा हो और जिस पॉइंट पे लग रही है वो चार्ज 1 हो तो उसको फोर्स 1 2 लिखेंगे। इसी तरह फोर ए पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से लग रही है, वो है बी की वजह से, और जिस पर लग रही है वो है ए। तो मैंने ओवरऑल को वैसे बी लिख लिया। अब उसकी डायरेक्शन क्या थी, वो थी नीचे की तरफ। और सी और ए के आपस में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, कौन लगा रहा है, सी लग किस पे रही है, ए पे। उसकी डायरेक्शन क्या थी, बार की तरफ। अगर मैं इस पॉइंट पे सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूं तो एक वेक्टर इस तरफ आ रहा है, एक वेक्टर इस तरफ आ रहा है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो आएगा दरमियान में। अब आप कहोगे दरमियान में क्यों आएगा, मैं उसको अभी एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अब ये क्या चीज है, वो कहता है कि बताओ कौन सा फॉर्मूला या कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी जब वर्टेक्स ए पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू बीसी होगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन कुछ इस तरफ को फोर्स की आनी चाहिए, रिजल्टेंट की। जब आप तमाम कंपोनेंट्स को ऐड करोगे कुछ इस तरफ की आनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू बीसी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसका वेक्टर बनाया, इसको इधर शो कर दो, हेड टू टेल ड्रॉ करो, पहले का हेड अगले की टेल के साथ मिलेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करोगे तो पहले की टेल होगी और सेकंड के हेड के साथ आपको जाकर मिला दोगे। अच्छा, इस केस में एक बात याद रखनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तमाम एंगल्स आपके पास क्या हो जाएंगे, 60 के। जब 60 के होंगे, आपको एक उसने फोर्स का कहा है, जो कि फोर्स आपके पास परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू बीसी है। अगर ये 60 है, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल की वजह से ये भी 60 होगा, ठीक है। क्योंकि दो परपेंडिकुलर्स में से तीसरा एंगल, तीसरी लाइन पास कर रही है, तो ये भी आपके पास 60 होगा। ये कैसे हुआ, ये एक थ्योरम है। एक बात तो समझ आई कि अगर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो वो कंपोनेंट है वो आपस के अंदर 60 डिग्री का कंपोनेंट आपस में रिजल्टेंट के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और अगर मैं रिजल्टेंट की बात ना करूं, इन दो कंपोनेंट्स का आपस में एंगल देखूं, अगर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दो कंपोनेंट्स का आपस में जो एंगल होगा, ये भी एंटीड्रेस का पॉइंट है, वो होगा 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये होगी हमारी एंगल्स की डिस्कशन। अब वो कहता है कि वो कौन सी कंडीशन है जिस पे हमारी जो फोर्स ए पे कैलकुलेट हो वो परपेंडिकुलर टू बीसी हो।
तो इसमें से टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो ये है, ये एफ, ये तो परपेंडिकुलर टू बीसी नहीं है, ये तो पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टोरिकली जब हमने वेक्टर्स के अंदर सॉल्व किया, जब हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ए पर और फोर्स ऑफ रिपल्शन को ए पर देखा, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आया इस ट्राइंगल या इस पॉलीगॉन की वजह से, जिसपे हमने राइट हेड टू टेल रूल लगाया था, वो तो पैरेलल टू बीसी आ जाए। तो हमारे पास क्या हुआ, जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल टू बीसी आया। क्वेश्चन में कहता है कि वो फोर्स बताओ, वो फोर्स की डायरेक्शन, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमारे पास परपेंडिकुलर टू बीसी होनी चाहिए। तो हमारे पास विक्टोरिकली ये आपके पास रूल्ड आउट होगी बात, ये बात आपके पास कल साबित होगी कि फोर्स का जो रिजल्टेंट था उसकी जो डायरेक्शन थी वो परपेंडिकुलर नहीं आई, वो हमारे पास क्या आ गई, पैरेलल। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, वेक्टर, क्योंकि पैरेलल आ गया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। तो ये था आज कुछ डिस्कशन और कुछ कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज। मुझे उम्मीद है कि मेरी पूरी कोशिश करने के बाद, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो आप लोगों को पूरी की पूरी समझ आ गई होगी। इस सेशन को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ, और अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपने पेपर से पहले बहुत मेहनत कीजिए। मेरी तरफ से बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़ नासिर।